देखिए एक्चुअली क्या था कि भारत पर सर्वप्रथम किसी देश ने आक्रमण किया, वो था ईरान। ईरान का सम्राट साइरस था, जिसे कुरु के नाम से भी जाना गया। ईरानी संपर्क से भारत में जिस लिपि का विकास हुआ वो था खरोष्ठी लिपि, जिसको फारसी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ईरानियों ने पत्थरों और शिल्प खुदवाया और ये सब ईरानी विधि से खुदवाया। ईरान के हकमानी साम्राज्य का संस्थापक साइरस ही था। सिकंदर यूनान का रहने वाला था और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप मकदूनिया है ना, मकदूनिया का क्या था, राजा था। सिकंदर ने हिंदकुश पहाड़ को पार करके भारत में क्या किया था, अटैक किया था, है ना। उस समय पंजाब का राजा कौन था, पोरस, जिसे पुरस को पुरु के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने भारत पर 327 ईसा पूर्व में क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसी समय मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था, जहां पर महापद्म नंद नहीं जबकि घनानंद क्या था, नंद वंश का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच हुई लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन नामक स्थान पर जब वह भारत से यूनान लौट रहा था तो हो गया। सेलुकस जो उसका सिकंदर का प्रमुख सेनापति था, उसके मरणोपरांत सिकंदर का सारा कार्यभार संभाल लिया और बिहार और भारत के भूभाग जिसने सिकंदर ने जिसे जीता था उस पर उसी का शासन हुआ। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का भारत। पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण जाति से था। महाभारत को दोबारा शुंग वंश के शासन काल में ही लिखा गया। भरूच का स्तूप पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही बनवाया गया। मनु स्मृति और विष्णु स्मृति का संकलन शुंग वंश के शासन काल में किया गया। पुष्यमित्र शुंग वंश की पर 184 ईसा पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं जालंधर प्रमुख शहरों में से एक था। देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने कर दिया। कन्नौ वंश की स्थापना 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने किया। कन्नौओं ने लगभग 45 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। कन्नौ के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति सिमुक ने करके कन्नौ वंश को समाप्त कर दिया। कन्नौ वंश की समाप्ति के बाद सातवाहन वंश का है ना स्थापना सिमुक ने किया। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ। सातवाहन के गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही पश्चिम के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही शको, यवनों और पल्लवों को क्या किया था, परास्त किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकट स्वामी और सुनबात के संस्थापक नागार्जुन गौतमीपुत्र सतकर्णी के ही समकालीन रहे। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के समय सांची के स्तूप और अमरावती की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार को क्या किया गया, नया रूप प्रदान किया गया। कलिंग के राजा खारवेल जो चेदी वंश का संस्थापक भी था और चेदी वंश का सबसे महान शासक भी रहा। उसके बाद आता है आपका संगम साहित्य। कलिंग राजा के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनके जीवनी यानी इनके पूरे शासन काल और इनके पूरे जीवनी को जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुफा है जो उड़ीसा में अवस्थित। संगम साहित्य सातवाहन काल में भारत में 3 राज्यों का उदय हुआ, चोल, पांड्य, चेर। चोल
का केंद्र मद्रास तंजौर क्षेत्र था। पांड्य का केंद्र मदुरै था। चेर बलवार तट जो आज का केरल का भाग है वहाँ था। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए कविताओं का एक संग्रह है। तीसरी कवि परिषद मदुरै में संपन्न हुई, है ना। यहाँ पर इस काल में 3 कवि सम्मेलन हुए थे। कवियों में देखा जाए तो भाट और चारण महान कवि थे। संगम साहित्य की कविताएं संस्कृत भाषा में लिखी गई। तमिलों का सर्वप्रिय देवता कार्तिकेय और स्कंद जी थे। कार्तिकेय या स्कंद या और स्कंद या और नहीं या और है ना। और मतलब या होता है और मतलब यानी दूसरा कोई नहीं, या मतलब वही। हाँ वही ना। और मतलब या वही। एंड मतलब और होता है जी। इंडो ग्रीक शक एवं कुषाण वंश। इंडो ग्रीक गंधार राज्य में फैला हुआ था। भारत में यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख मिनांडर था, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद ने मिलिंद पद की रचना की थी। मिलिंद की राजधानी साकल यानी सयाल